हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो काफ़ी आपकी क्वेरीज आ रही थी यूके एपीओ मेंस के रिगार्डिंग हिंदी के बैच की। ठीक है, आप जनरली जो आपका मीडियम होता है, अधिकांशतः जुडिशरी में वो इंग्लिश मीडियम होता है, तो हिंदी में जो आपका देखना है पूरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी आपका हिंदी का सिलेबस है, हमने सिलेबस को एक एक पॉइंट में लिखा है, कहाँ कहाँ से आपको चीज़ें कवर करनी है, कितनी मैक्सिमम चीज़ें हमको कवर करनी है और कितनी मिनिमाइज़ करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि निबंध है तो हमको सारे निबंध रटने हैं या जो भी आपके प्रीवियस में आए हुए हैं या जो करंट में हैं, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम अपनी रणनीति हमारी क्या होगी। देखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, सपोज़ आपका हिंदी का पेपर है और हिंदी में आपको ये पता होना चाहिए किस किस टॉपिक से आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक आपका कितने मार्क्स का है, ये आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो ऑलरेडी ही आप उस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देंगे जो ज़्यादा मार्क्स का है, कम मार्क्स वाले पे कम ध्यान देंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे। पहला टॉपिक है आपका निबंध का। ठीक है, 300 वर्ड होंगे आपके, 300 शब्दों का निबंध लिखना है। और निबंध का समझिएगा, निबंध आपको एट ए टाइम 2 या 3 ही बताए जाएंगे। हम टोटल निबंध जो करेंगे वो 4 ही करेंगे। ठीक है, बिहार सीजे में भी हमने 4 ही निबंध किए थे और जब एग्जाम टाइम आया था तो हमने उसमें से 2 ही बताए थे और 2 में से भी आपका 1 निबंध देखने को मिला था। तो इतना ही हम करेंगे। ठीक है, बात दूसरे नंबर की, अपठित गद्यांश। देखा, अपठित गद्यांश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उसका शीर्षक लिखना होता है और उसका विस्तार से जो चीज़ें संक्षेप में लिखनी होती हैं। तो अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस होती है। समझिएगा, आपने 5-6 अपठित गद्यांश अगर हम कराएंगे आपको, तो आपको वो तरीका, वो मेथड आ जाएगा कि हाँ, कौन सा इसमें क्या चीज़ हमको किस समय पर करनी है। ठीक है, अपठित गद्यांश का मतलब ये होता है कि आपका पढ़ा हुआ गद्यांश नहीं होने का, वो अपठित ही होगा और वहाँ से आपको जो उसमें पुटअप किया गया है, वो उसका सार क्या बोल रहा है, शीर्षक क्या है, मतलब किसके बारे में बोल रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें हम करेंगे। संक्षेपण, सारांश। एक सारांश और संक्षेपण, एक तो अपठित गद्यांश में आपसे पूछेगा, फिर उसमें संक्षेपण और सारांश होता है। किसी भी पैराग्राफ का आपसे संक्षेपण या सारांश उसका अपने शब्दों में आप लिखेंगे, अपने बिल्कुल नहीं, मतलब जो पैराग्राफ में बोला है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, चौथे नंबर की चीज़ है टिप्पण या प्रारूपण। देखिएगा, पत्र और टिप्पण दोनों में थोड़ा फर्क है। पत्र आपसे सिंपल बोल देगा कि इसके ऊपर आप पत्र लिखिए। टिप्पण क्या होगा, वो कंडीशन आपको बना के देगा, आपको उसका पत्र लिखना है। ठीक है, मतलब टिप्पण में क्या होगा, आपको कंडीशन सारी दी होंगी। मान लीजिए कार्यालय आदेश से यह विज्ञप्ति जारी हुई है कि जो आपकी कार्यालय आदेश में वैकेंसी की विज्ञप्ति है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। अब उस पर आपको निबंध बनाना है, उस पर, सॉरी निबंध नहीं, पत्र, यानी कि टिप्पण का प्रारूप आपको उस पर तैयार करना है। ये 4 चीज़ें हो गई आपकी। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, 5वीं जो आपकी चीज़ है वो पर्यायवाची और विलोम है। पर्यायवाची और विलोम हमको बहुत ही सिलेक्टेड करने हैं। हमारा जो मेन फोकस रहेगा इन सब पर्यायवाची विलोम हुए या लोकोक्तियाँ, मुहावरे हुई, प्रीवियस पर ज़्यादा रहेगा। उसी के आसपास के जो हैं हमको उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना है और रिपीट ज़्यादा करना है। ठीक है, भिन्नार्थक शब्द आपको पता होना चाहिए। भिन्नार्थक मतलब वो उच्चारण में उनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, दिखने में भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। तो वो भी हम अपने नोट्स के माध्यम से कवर करेंगे। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह तो आपको लास्ट टाइम ही बताया था, आपका जो एग्ज़ाम अभी हुआ है उसमें भी आपको देखने को मिला है। तो विराम चिन्ह हमें देखना है कौन सा विराम चिन्ह किस जगह पर प्रयोग होता है। ठीक है, बेसिकली जो है आपका भिन्नार्थक शब्द या विराम चिन्ह, दोनों चीज़ों में से एक चीज़ देखने को मिलती है। अब वो कोई सी भी मिल सकती है, आपको हो सकता है दोनों ही मिलें। ठीक है, तो हमें दोनों ही चीज़ें कवर करनी है। नेक्स्ट है हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। अब ये इसमें थोड़ा आपका इंग्लिश ग्रामर का रोल रहेगा। ठीक है, जैसे आपको कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाएगा, या तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए या इंग्लिश से आप हिंदी में बना दीजिए। तो बेसिकली ये आपका पॉइंट जो है वो इंग्लिश ग्रामर का है। ठीक है, इसके बारे में बता देंगे आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है। शब्द समूह के लिए एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, आप अच्छा मार्जिन यहाँ से कर सकते हैं। देखिएगा, जो ऐसे ये आपके टॉपिक है ना, शब्द समूह के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ से आप अच्छे से मार्जिन कर सकते हैं अपना। ठीक है, सेलेक्टेड चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके टॉपिक की, तो इसमें अंग्रेजी शब्दावली।
मीन्स आपके जुडिशरी से रिलेटेड ही ज़्यादा शब्दावली देखने को मिलती हैं, अभी प्रीवियस में भी देखे हैं। तो जुडिशरी में जो आपके इंग्लिश में वर्डिंग्स यूज़ होती हैं जनरली ऑफिस वगैरह में, तो वहीं का उनका हिंदी का वो आपसे मीन्स पूछता है, ठीक है। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना या अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ये थोड़ा ग्रामेटिकली रोल है व्याकरण का, अब इंग्लिश का नहीं, व्याकरण का ही, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट है मुहावरे लोकोक्तियाँ, ये आपकी करेंगे हम और सिलेक्टेड ही करेंगे। कार्यालय पत्र लेखन, सबसे ज़्यादा जो इसमें चीज़ परेशान करेगी स्टूडेंट्स को, एक तो टिप्पण देख करके आपको लगेगा ये टिप्पण होता क्या है, वो आपको बताया गया है अभी, ठीक है। एक कार्यालय पत्र, शासन आदेश और कार्यालय आदेश, परिपत्र, ये सब हैं क्या, ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न करें, क्योंकि ज़्यादातर बैकग्राउंड आपका इंग्लिश मीडियम का होगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे परिपत्र के बारे में आप सोचते हैं, तो परिपत्र बेसिकली क्या होता है, एक ही ऑफिस से सर्कुलेट जारी हो जाता है, ठीक है। परिपत्र का वो विभिन्न उसी से जो ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं उनमें सब में एक ही लेटर जारी कर दिया जाता है, तो उसको परिपत्र बोलते हैं। शासन आदेश, शासन का कुछ आदेश है इस टाइप से। तो हमको लेटर का पूरा एक परफॉर्मा पता होना चाहिए कि लेटर हमें किस रूप में लिखना है, और बेसिकली जो आपके हैं वो औपचारिक पत्र हैं, ठीक है। ये सभी जो पत्र आते हैं आपके औपचारिक में आते हैं, अनौपचारिक में नहीं आते, ठीक है। ये आपका कार्यालय पत्र हो गया। और इसमें और भी पत्र हैं जिनको हम हर पत्र का, जैसे आपका शासनादेश के ऊपर कोई पत्र है, सपोज कीजिएगा अभी यूपी में एक गवर्नमेंट जो भी है वो शासन आदेश कोई निकालती है, पारित करती है कि इस टाइम से लॉकडाउन रहेगा, इस समय से पाबंदियाँ रहेंगी, तो वो एक शासनादेश जारी हो जाएगा, ठीक है। सारे जो भी शासन के अपने अपने विभाग हैं उन्हीं में, तो शासनादेश के ऊपर हम कम से कम एक एक लेटर के हम दो दो एग्जाम्पल देखेंगे। आपके बहुत सारे प्रकार हैं पत्र के, उनके कम से कम दो दो प्रकार, बस आपको उसका ये देखना परफॉर्मा क्या कहता है, फिर कोई सा भी आपका पत्र आ जाए उसको आप इजीली वहाँ पर फिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कार्यालय प्रयोग। इसमें पूछ लेता हूँ आपसे कंप्यूटर में किस टाइप से प्रयोग किया जाता है और कार्यालय में क्या यूज़ है कंप्यूटर के, आपको पता ही जनरली किस तरीके से प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हमने सिलेबस का विस्तार से चर्चा की है इस पर, और बाकी आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। और जो आप ज़्यादा क्वेरी चाहते हैं और जो भी क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 7500110314। टाइमिंग की बात करें बैच की, तो आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो 6:30 शाम को और 7 सवा 7 इतने रहेगी, ठीक है। लगभग पौना घंटे की आपकी क्लास रहेगी और लाइव क्लास आपकी वीकली 3 से 4 दिन रहेगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में भी आपको डेली टू डेली चीज़ें अपडेट मिलती रहेंगी, जैसे प्रीवियस कोई चीज़ है। अब ऐसे नहीं है कि आपकी 3 या 4 दिन लाइव क्लास हो गई उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद भी जो टेलीग्राम पर हैं उस पर हम अपनी जो मुहावरे हैं या भिन्नार्थी शब्द हैं उनको हम कवर करते रहेंगे, साथ में हमारी लाइव में ये चीज़ें कवर होती रहेंगी। सिलेबस हमें अपना रिवीजन भी करना है, मतलब जितने कम समय में होगा उतनी ही जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी इस पर चर्चा की हमने। बाकी आप अपना कमेंट में जो भी राय है वो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।